हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर्स फिजिक्स फर्स्ट बुक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था। उस फर्स्ट चैप्टर्स का हमने आधा पोर्शंस की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और उसके न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर्स का सेकंड चैप्टर्स के रूप में गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए ये टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 3 से 4 मार्क्स का अवश्य पूछा जाता है और 100% इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है, तो लेक्चर्स को बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस चैप्टर्स में इस टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड डेरिवेशंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पूरे जोश के साथ गॉस की प्रमेय। बच्चों गॉस की प्रमेय समझने से पहले गॉस थ्योरम क्या है इस चैप्टर्स में, उसको समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए जैसे फर्स्ट टर्म है पहला सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल यानी कि एरिया वेक्टर। सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर्स क्या होता है इसको समझना जरूरी है। अब बच्चों देखिए, आप सोच रहे होंगे यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश राशि, ये क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन बच्चों कुछ कंडीशंस में, कुछ परिस्थितियों में क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना जा सकता है। कैसे मान सकते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, अब समझें, जैसे क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कोई पानी की धारा बह रही है, कहीं पानी की धारा बह रही है, उस धारा में हमने कोई फ्रेम खड़ा कर दिया। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये कोई पानी की धारा बह रही है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए पानी की धारा बह रही है। अब इसमें हमने कोई फ्रेम खड़ा कर दिया, तो अगर हम इस फ्रेम को इस धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और इस फ्रेम को हमने इस प्रकार से खड़ा कर दिया, तो आप देखते हैं कि इस समय जो धारा होती है अधिकतम से अधिकतम, अधिक से अधिक धारा इस फ्रेम में से होकर गुजर रही है, इस फ्रेम में से होकर गुजर रही है। तो अगर हम इस फ्रेम, अब ये फ्रेम है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। अब इस फ्रेम को हमने क्या करा, इस प्रकार से जैसे अधिकतम प्रवाहित हो रही थी, कैसे, अगर फ्रेम को अगर हम धारा की दिशा के, जो पानी की धारा है उसके लंबवत खड़ा करते हैं तो अधिकतम धारा प्रवाहित, अधिकतम पानी की धार इससे प्रवाहित हो रही है। अगर बच्चों हमने इसको ऐसे थोड़ा सा इसको घुमा दिया इस प्रकार से, तो आप ये देखेंगे कि अब कुछ धारा इस फ्रेम में से होकर निकल रही है और कुछ इसके ऊपर से प्रवाहित हो रही है। इसको हमने और घुमाया तो आप ये देख रहे हैं कि पानी की धारा धीरे धीरे कम हो रही है, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो पानी की सारी धारा इसके फ्रेम के ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन फ्रेम के अंदर से नहीं गुजर रही। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये जो फ्रेम है इसका जो एरिया है, इस क्षेत्रफल के
इस एरिया के दिशा विन्यास को, इसके अरेंजमेंट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो इसके अंदर से पानी की धारा प्रवाहित हो रही थी वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस फ्रेम को, ये जो बड़ा फ्रेम है, इस फ्रेम को ये माने कि ये जो एरिया है ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है, तो जब हम इस फ्रेम को, इसकी फ्रेम के दिशा विन्यास को चेंज कर रहे थे, जो सूक्ष्म पृष्ठ थे उनके अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो इससे होकर गुजरने वाली जो धारा थी वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई पृष्ठ, कोई बड़ा पृष्ठ है, उसको ये माने कि वो ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, ठीक, तो इस स्थिति में अगर कोई धारा पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही है तो इस स्थिति में ds को एक सदिश राशि माना जा सकता है, क्योंकि जैसे पहले अरेंजमेंट ये था, ये दिशा थी, अब इसकी दिशा अरेंजमेंट चेंज करा तो जो पानी की धारा बह रही थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस कंडीशंस में हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सदिश राशि। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी पृष्ठ को ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना हुआ मानते हैं तो इसको एक सदिश राशि माना जाता है, यानी कि ds एक सदिश राशि है, ds एक सदिश राशि है। अब बच्चों सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। अब बच्चों इसकी दिशा को बहुत समझना जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में इसकी दिशा की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों ds जो होता है, यानी कि ds पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब या कह सकते हैं एकांक सदिश। पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब एकांक सदिश ds की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि जो ds पृष्ठ है, सूक्ष्म पृष्ठ, उस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब एकांक सदिश ds की दिशा को व्यक्त करता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ds इज इक्वल टू हो जाएगा ds एन कैप, वेक्टर ds इज इक्वल टू होगा ds एन कैप, यानी कि पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब एकांक सदिश होगा, एन कैप होगा, वही इस ds की दिशा को व्यक्त करेगा। अब देखिए बच्चों सिंपल लैंग्वेज में और समझिए, यानी कि ds की जो दिशा, ds की जो दिशा होती है, यानी कि पृष्ठ पर बाहर की ओर, पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब ds की दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि ds जो होगा सदिश क्षेत्रफल, जिसको प्रेजेंट करेंगे ds से, हम इसकी जो दिशा होगी हमेशा, ठीक है, यानी पृष्ठ पर जब बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब होगा वही इसकी दिशा को व्यक्त करेगा। या हम ये कह सकते हैं ds की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबत बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। यानी कि कोई
बड़ा पृष्ठ है तो हम उसको ये मान सकते हैं वो ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है। और ये एक सूक्ष्म पृष्ठ ds एक क्या है, सदिश राशि है। और इस सदिश राशि की दिशा होती है सदैव कैसे होती है, पृष्ठ के अभिलंबित दिशा, सदैव पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। बच्चों कैसी होती है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर होती है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक गोला लिया, ठीक है, तो यहां हम ये मानेंगे कि जो गोला है, गोलीय पृष्ठ है, वह ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। और एक सूक्ष्म खंड हमने ये ले लिया इसका, ठीक है, एक सूक्ष्म खंड ये ले लिया। ठीक है, यानी कि ds। अब ds की जो दिशा होगी हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित। पृष्ठ के अभिलंबित का मतलब अगर इस पर हम एक स्पर्श रेखा माने, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ds की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। यानी बच्चों जो पृष्ठ होता है, कोई पृष्ठ है बड़ा पृष्ठ, तो यह माना जाएगा कि वह ds क्षेत्रफल के डी क्या डिफरेंशियल ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। जब भी हमें कोई किसी भाग को, किसी एरिया को या किसी आयतन को छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों व्यक्त करना होता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। तो ये कोई पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, तो ये मान सकते हैं कि ये ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, ठीक है। और एक सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल का परिमाण कितना होगा बच्चों, ds होगा। और ds की दिशा कैसे होती है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। यानी पृष्ठ के अभिलंबित हमेशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। अब जैसे समझिए, और मान लीजिए हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, ये एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ ले लिया, एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो यहां भी हम ये देख सकते हैं कि ये मानेंगे कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है वो ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। अब बेलनाकार पृष्ठ है तो बच्चों इसके अंदर कितने पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ। जैसे देखिए ये पेन बेलनाकार, तो इसके भी कितने पृष्ठ बनेंगे, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, तल, सतह कह सकते हैं, तल कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं इसको। ये सबके सब क्या होती हैं, सतह पृष्ठ। अब ये बेलनाकार पृष्ठ, तो इसकी कितनी सतह बच्चों, 3, एक नीचे वाली सतह, एक ऊपर वाली और एक ये। यानी कि ये वाला पृष्ठ अनुप्रस्थ पृष्ठ, अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद, और ये वाला इसका वक्र पृष्ठ। तो यहां भी माना जा सकता है कि इसका जो प्रत्येक पृष्ठ है वो ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। तो जैसे देखिए इसका एक सूक्ष्म खंड ले लिया हमने ds, और ds की दिशा कैसे, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। यानी कौन सा पृष्ठ लिया, नीचे वाला, तो ds की दिशा कैसे है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए ये हमने दूसरा पृष्ठ ले लिया, तो ये भी मान सकते हैं ये ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना ऊपर वाला पृष्ठ। अब ds की दिशा कैसे होगी, पृष्ठ के अभिलंबित, यानी पृष्ठ से 90 अंश के कोण पर किधर की ओर, बाहर की ओर, हमेशा बाहर की ओर, हमेशा बाहर की ओर, यानी पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। अब जैसे देखिए अब ये वाला पृष्ठ, तो ये भी पृष्ठ मान सकते हैं कि ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है पूरा पृष्ठ, कहीं भी ले लीजिए। तो ds की दिशा भी कैसे, पृष्ठ के अभिलंबित, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। यानी बच्चों ds जो होगा, सदिश क्षेत्रफल जो होगा, इसकी जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। कैसे होती है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर होती है, ठीक है।
अब जैसे देखिए ये वाला पृष्ठ है, यहां मानेंगे अगर यहां पे सूक्ष्मकण ले लिया तो इसकी दिशा भी कैसे है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। अगर ये यहां पे लेते हैं हम तो कैसे आगे, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है या सदिश क्षेत्रफल कहते हैं, इसकी जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर होती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए हमने एक घन ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, ये ले लिया बच्चों। अब बच्चों देखिए एक घन बना, ठीक, इसमें कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होंगे, 6 सतह होंगी। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक सतह डीएस क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बनी है। मान लीजिए पहला पृष्ठ हमने ये माना, तो यहां मान सकते हैं कि यह भी डीएस क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बनी है। अब इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा, इसकी दिशा कैसे, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, हमेशा कैसे होगी, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, अर्थात तल पे बाहर की ओर खींचा गया जो अभिलंब होगा वही क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे देखिए अब ये इसके जस्ट पीछे वाला पृष्ठ, तो यह भी माना जा सकता है कि डीएस क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, तो इसकी दिशा भी कैसे होगी, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। बच्चों देखिए बिल्कुल शांत दिमाग से आपको समझना है, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में आपको यहां पे दिशा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि डीएस की जो दिशा होती है, जो सदिश क्षेत्रफल होता है, इसकी जो दिशा होती है सदैव कैसे होती है, पृष्ठ के अभिलंबित, पृष्ठ के तल पे खींचा गया जो अभिलंब होता है वही डीएस की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे देखिए अब ये प्रश्न देखें हम, ये भी डीएस क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, तो इसकी दिशा कैसे है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। अब इसके जस्ट नीचे वाला प्रश्न देखें, तो ये भी माना जाएगा डीएस क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, तो इसकी दिशा कैसे है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। अब जैसे देखिए ये वाला पृष्ठ बाहर जो मेरी ओर आ रहा है, तो इसकी दिशा भी कैसे आएगी, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। तो बच्चों डीएस जो होता है, यानी कि हम कुछ परिस्थितियों में क्षेत्रफल को, यानी कोई पृष्ठ है, अब उसको माने कि वह डीएस क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, तो उसको एक सदिश राशि माना जाएगा। इसके परिमाण को व्यक्त करें किससे, डीएस से, और इसकी जो दिशा होगी सदैव पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। किधर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना घन कोण। देखिए घन कोण, अब बच्चों देखिए घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल। घन कोण, घन कोण का मतलब, पहले इसकी परिभाषा को देखिए। घन कोण का मतलब होता है किसी गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। यानी किसी गोलीय पृष्ठ, यानी गोलीय पृष्ठ, कोई गोलीय पृष्ठ है, उस गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाएगा, उस कोण
उस कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। जैसे बच्चों मानिए ये हमने कोई गोलीय पृष्ठ ले लिया, ये गोले का केंद्र, इसकी त्रिज्या r, अब ये पृष्ठ, यानी कि गोलीय पृष्ठ ये कह सकते हैं गोले का एक हिस्सा है। मान लीजिए गोला है ये इस प्रकार से, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। छोटा बड़ा है तो ये मैटर मत करना कि छोटा है गोला। अब ये इसका हमने क्या ले लिया? एक पृष्ठ ले लिया, सूक्ष्म पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल s ds है। तो इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा इस गोलीय पृष्ठ ने गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया, जो कोण अंतरित करेगा, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और इसको व्यक्त करते हैं हम ओमेगा से, यानी इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्म पृष्ठ है तो सूक्ष्म पृष्ठ के सूक्ष्म घन कोण को लिखेंगे किससे? डी ओमेगा। यानी किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर, किसके? गोले के केंद्र पे जो कोण अंतरित किया जाएगा उस कोण को क्या कहते हैं? हम घन कोण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी एस अपॉन आर स्क्वायर। डी एस हो गया सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल और आर हो गई गोले की त्रिज्या। अब बच्चों देखिए इसका यूनिट आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, मेजरमेंट, ठीक है, तो वहां आपको पढ़ाया जाता है घनकोण, और घनकोण का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बच्चों? स्टेरेडियन होता है। यानी घनकोण का जो यूनिट होता है कितना होता है? क्या होता है? स्टेरेडियन। तो एक बार दोबारा समझिए, यानी घनकोण का मतलब किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसको घनकोण कहते हैं। उसको व्यक्त करते हैं किससे? ओमेगा से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहां पे देखिए जो ds है, जैसे अगर इसको हम देखें, ds की दिशा जो होती है आप जानते हैं पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। अब यदि इस ds को मान लीजिए अगर हम सूक्ष्म खंड इसको इस प्रकार ले लें, जैसे मान लीजिए ये यहां पर, इस प्रकार से, तो यहां पे ds जो होगा इसकी दिशा कैसे? पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर। ठीक, अब यहां पे बच्चों देखिए, यानी कि बिंदु और पृष्ठ के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी ds इस रेखा पे नहीं है, ds जो है इस रेखा पर नहीं है। चित्र को सही करता हूं मैं, ये अब देखिए, बहुत ही शांत दिमाग से आपको समझना है, क्योंकि बहुत, यानी कि अगर ये समझिए ये इस चैप्टर्स के बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे कि पृष्ठ का जो केंद्र था, गोले का केंद्र एक ही सीध में, एक ही लाइन पर। अब यहाँ पर पृष्ठ का केंद्र जो है, यानी कि यहां पर देखिए, अब पृष्ठ का जो केंद्र है इस लाइन पर नहीं, अब यह अर्थात यहां पे ds होगा वो पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, अर्थात हम कह सकते हैं इस लाइन से कितने कोण पे? थीटा। ठीक है, तो अगर ds सदिश राशि है, अगर इसको दो लंबवत घटकों में वियोजित करें तो इस दिशा में कौन सा घटक? ds cos थीटा
और इस दिशा में बच्चों आएगा ds साइन थीटा, यानी कि ds cos थीटा और ds साइन थीटा वेक्टर वियोजन आपको पीछे चैप्टर्स में भी कई बार बताया गया कैसे वियोजित करते हैं कि जिस दिशा से कोण बनता है उस दिशा में हमेशा cos थीटा वाला घटक और उसके लंबवत साइन थीटा वाला घटक। तो इस दिशा ds, इस दिशा से थीटा कोण, तो इस दिशा में बच्चों ds cos थीटा और इसमें ds साइन थीटा। तो बच्चों इस स्थिति में जब ds की दिशा और बिंदु की जो बिंदु और केंद्र को मिलान दिशा दोनों एक ही सीध में नहीं है बल्कि किसी कोण पे झुका है, तो यहाँ पे जो घन कोण होता है वो होता है d ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। यानी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे केंद्र की दिशा और ds की जो दिशा है वो एक ही अक्ष पे नहीं है, तो इस स्थिति में बल्कि थीटा कोण पे झुका है, तो इस स्थिति में जो घन कोण होता है वो d ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। यानी कि जो ds होगा हमेशा वह लिया जाएगा जो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और उसी सीध पे होना चाहिए जो लाइन और इसके केंद्र को मिला रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ घन कोण और जिसका यूनिट होता है कितना, स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। अब बच्चों एक पॉइंट और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रत्येक बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर बना संपूर्ण घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यानी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रत्येक बंद पृष्ठ, यानी कि कैसा भी पृष्ठ हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी आकृति का हो, तो उस पूरे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा प्रत्येक बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर बना संपूर्ण घन कोण कितना होता है बच्चों, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ठीक, तो बच्चों यह आया घन कोण डी ओमेगा बराबर ds अपॉन r स्क्वायर, और जब ds और ये बिंदु एक ही लाइन पे नहीं है तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और प्रत्येक बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर बना संपूर्ण घन कोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई गोला लें, ठीक, अब इसके केंद्र पे हमें कोण निकालना है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, ds अपॉन r स्क्वायर। हम ये मानेंगे कि ये जो गोला है ds क्षेत्रफल के छोटे खंडों से मिलकर बना है। ठीक है, तो अगर हमें टोटल कोण हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका कुल पृष्ठ लेना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, और ओमेगा बराबर आया 4 पाई। इस प्रकार से प्रत्येक बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर संपूर्ण घन कोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ठीक, अब बच्चों देखिए अपना अगला टॉपिक। बच्चों देखिए अभी तो ये आपके बेसिक टर्म चल रहे थे, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो हम इस चैप्टर, ज़रूरी तो सब कुछ है, ठीक है, जो इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे वही आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, जैसे पीछे हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु आवेश रखा है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। क्या होंगी, बल रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, जो इस पूरे के पूरे वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगी, बिखरी हुई होंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है पूरा आपको डिटेल में पीछे बताया गया। ठीक, अब देखिए, तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये किसी स्थान पर हमने वैद्युत बल रेखाएं खींची, ये किसी स्थान की वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए हमने कोई प्रश्न ले लिया, एक काल्पनिक प्रश्न ले लिया और इसका क्षेत्रीय सदिश ds, और यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा से मान लीजिए कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वैद्युत फ्लक्स की क्या होती है, माप होती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ माने, जैसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखा यहां पे हमने कोई पृष्ठ मान लिया, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, इस पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी, जितनी बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहेंगे, इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। जितनी बल रेखाएं यहां से गुजरेंगी वही इस पृष्ठ का क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक, अब ये किसके बराबर होता है, यानी किसी पृष्ठ संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है, अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी बच्चों, यानी किसी पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इसका मान कितना होगा, ये किसके बराबर होता है, तो
तो किसी पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस स्थान पर जहां पे पृष्ठ हमने माना है, जो काल्पनिक पृष्ठ माना है, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र सदिश यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश वेक्टर ई और उस पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल वेक्टर ds के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करेंगे फाई ई से और फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। यानी किसी स्थान पर किसी पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस स्थान पर जहां पे पृष्ठ रखा है वैद्युत क्षेत्र सदिश और पृष्ठ का जो सदिश क्षेत्रफल है उसके डॉट गुणन के बराबर होता है। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अब देखिए इसको आगे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो सेम यहां पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू हो जाएगा ई ds कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू हो गया ई ds कॉस थीटा। अब बच्चों थीटा जो है क्या है यहाँ पे? थीटा जो है जहां थीटा बराबर वेक्टर ई तथा वेक्टर ds के बीच बना कोण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यानी यहाँ पे थीटा क्या है? वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच बना कोण है। यानी किसी पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो होता है फाई ई बराबर ई ds कॉस थीटा। क्या होता है? ई ds कॉस थीटा। ई उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ds उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल का परिमाण और थीटा होता है उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो सदिश क्षेत्रफल है उसकी दिशा के बीच बना कोण। एक बात दोबारा समझिए, थीटा क्या होता है? उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और सदिश क्षेत्रफल की दिशा के बीच बना कोण होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसका यूनिट। अब बच्चों देखिए, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस थीटा, तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि किसी भी राशि का जो मात्रक होता है हमेशा उसके फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का यूनिट न्यूटन प्रति कूलम, ds क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आया बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या आया बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आया। ठीक। अब देखिए इसका विमीय सूत्र भी देखिए, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी आप जानते हैं उस राशि के फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो ये इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? बल। और बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt माइनस 2 मीटर। दूरी, दूरी के लिए क्या हो जाएगा? L2, क्योंकि दूरी को विमीय सूत्र में दिखाते हैं L से, स्क्वायर था L2। ठीक। अपॉन में क्या? कूलम, और कूलम का विमीय सूत्र होता है 80। तो बच्चों ये आ गया कितना? इसको हल किया जाए तो m, L की विमा 2, L की विमा 1, तो L3 हुआ। T की विमा 1, ऊपर जाके -1, -1 -2 -3 हो जाएगा और a -1। तो ये आया बच्चों विमीय सूत्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, अब देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि बंद पृष्ठ किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए, यानी कोई बड़ा पृष्ठ है, कोई बड़ा पृष्ठ है और असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो जैसे आपको बताया कि बड़ा पृष्ठ है तो यह माना जाएगा कि वह
ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। और हर एक पृष्ठ का फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ds cos थीटा। लेकिन अगर हमें ज्ञात करना है पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे जो सूक्ष्म पृष्ठ होंगे उनसे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा उन सबको जोड़कर उसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे समाकलन। तो इस स्थिति में जैसे मान लीजिए हमने कोई गोलीय पृष्ठ लिया तो इसको मान सकते हैं ds क्षेत्रफल के छोटे 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 सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। और हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ds cos थीटा होगा, यानी कि हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ds और फ्लक्स होगा ds cos थीटा। तो अगर आप संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो ds क्षेत्रफल से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा उन सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और जब हमें बहुत सारे पदों को जोड़ना होता है तो वहां पे क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो इस स्थिति में जो कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा फाई बराबर होगा पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि बच्चों ये जो है साइन इस प्रकार का हम बनाया इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। क्या कहते हैं बच्चों, पृष्ठीय समाकलन। अगर हम किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है क्योंकि वहां पे मानेंगे कि वो पृष्ठ ds क्षेत्रफल के छोटे 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 सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। अगर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो वहां पे छोटे छोटे पृष्ठों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स को हमें जोड़ना होगा। जोड़ने का मतलब वहां पे उसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। अर्थात एक पृष्ठ से जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है उसका क्या कर दिया हमने, समाकलन। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। जैसे ही कोई नया लेक्चर्स अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।